नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कि दुनिया कैसे बदल रही है और इस बदलते माहौल में भारत अपनी जगह कैसे बना रहा है। जी। हमारे पास बदलती विश्व व्यवस्था में भारत की रणनीति से जुड़े कुछ जरूरी नोट्स हैं। तो हम देखेंगे कि अमेरिका की जो टैरिफ नीति है, जिसे वो एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, उसका भारत पर क्या असर है और भारत मतलब इससे निपट कैसे रहा है। बिल्कुल। देखिए, अब वो जमाना तो है नहीं जब दुनिया में बस एक या दो देशों का दबदबा था। हाँ, वो तो बदल गया है। बिल्कुल। आज अमेरिका है, चीन है, यूरोप, रूस, भारत, मतलब कई सारे अहम खिलाड़ी मैदान में हैं। सही कहा। और इस नई बिसात पर आप देखें तो व्यापार सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं रहा। अच्छा। जी, ये एक तरह से कूटनीति और ताकत दिखाने का एक अहम औजार बन गया है। हाँ, ये बात तो साफ दिखती भी है। जैसे अभी हाल ही में हुआ, अमेरिका ने भारत, चीन, वियतनाम और थाईलैंड से वहां से आने वाले कुछ स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पर नए टैरिफ लगा दिए। हाँ, लगाएं। कहने को तो था कि ये चीन को रोकने के लिए है, हाँ। पर इसकी आंच तो भारत जैसे देशों तक भी पहुंच रही है ना? सही कहा आपने। तर्क यही दिया गया कि भाई चीन जो है वो इन देशों के रास्ते, हाँ। मतलब इनके जरिए अपना माल अमेरिका भेज रहा है। लेकिन नतीजा क्या हुआ? भारत के जो इंजीनियरिंग सेक्टर हैं, मेटल वाले सेक्टर, हाँ। जो सीधे तौर पर शायद इसमें शामिल भी नहीं थे, हाँ। उन पर भी असर पड़ा। ओह। तो इसी को कहते हैं कि व्यापार का हथियार की तरह इस्तेमाल। एक तरह की दबाव की राजनीति है ये। मतलब आर्थिक फैसलों के पीछे कोई और रणनीतिक मकसद छुपा हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, भू राजनीतिक लक्ष्य साधने की कोशिश है। अच्छा, पर भारत ने इस पर मतलब क्या जवाब दिया, कैसे रिएक्ट किया? देखिए, भारत का रवैया काफी सधा हुआ रहा है। न तो पूरी तरह किसी के पाले में गए, नहीं सीधे सीधे टकराव मोल लिया। अच्छा। याद है जब अमेरिका ने भारत को जीएसपी लिस्ट से हटाया था, वो जो व्यापारिक छूट मिलती थी। हाँ हाँ, याद है, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। जी, तो भारत ने कोई बहुत हंगामा नहीं किया, बल्कि चुपचाप हाड़ी देशों, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में नए बाजार तलाशने शुरू कर दिए। मतलब एक दरवाजा बंद हुआ तो दूसरा खोलने की कोशिश की। बिल्कुल, एकदम व्यवहारिक नजरिया। ये तो काफी प्रैक्टिकल अप्रोच है। ऐसा ही कुछ शायद रूस यूक्रेन युद्ध के टाइम भी दिखा था, है ना? हाँ, वो भी एक बहुत दिलचस्प उदाहरण है। भारत ने क्या किया? अपनी ऊर्जा जरूरतें देखी, महंगाई का सोचा और रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदना जारी रखा। हाँ, उस पर काफी बहस भी हुई थी। जी, अमेरिका ने एतराज भी जताया, लेकिन मजे की बात क्या है? क्या? कि उसी दौरान 2023 तक अमेरिका और यूरोप खुद रूस से गैस, कोयला, यहां तक कि यूरेनियम जैसी चीजें खरीद रहे थे। अरे, ये तो साफ तौर पर दोहरा मापदंड हुआ फिर। बिल्कुल। तो भारत ने क्या किया? तथ्यों के साथ, फैक्ट्स के साथ अपना पक्ष रखा, बहुत ज्यादा आक्रामक हुए बिना। और यही आप कह सकते हैं भारत की मौजूदा विदेश नीति की खासियत है, जिसे वो की बैलेंसर या संतुलन साधने वाली भूमिका कहते हैं। हाँ बिल्कुल। मतलब किसी एक गुट में बंद कर नहीं रहना, बल्कि अपने हितों के हिसाब से सक्रिय रूप से वैश्विक मुद्दों पर अपनी स्थिति लेना। तभी शायद भारत एक तरफ तो अमेरिका वाले क्वाड का सदस्य है, जी हाँ, और दूसरी तरफ ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों पर भी एक्टिव है, जहां चीन और रूस भी हैं। बिल्कुल सही। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। और एससीओ, शंघाई सहयोग संगठन। ये संतुलन साधना ही खास बात है। ये बैलेंस बनाना तो काफी मुश्किल काम लगता होगा। है तो। और क्या ये सिर्फ कूटनीतिक स्तर पर ही हो रहा है या आर्थिक मोर्चे पर भी भारत कुछ कर रहा है? नहीं नहीं, आर्थिक मोर्चे पर भी कोशिशें हैं। जैसे डॉलर पर जो निर्भरता है उसे कम करने की बात हो रही है। अच्छा, कैसे? एक तो ब्रिक्सों की साझा करेंसी की बात चल रही है। फिर भारत रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दे रहा है। हाँ, रुपए वाला तो सुन रहे हैं काफी। जी, और अपना जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जैसे यूपीआई, उसे भी दुनिया भर में ले जाने की कोशिश है। और G20 की अध्यक्षता के वक्त भी भारत ने ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की आवाज बनकर ये दिखाया कि वो सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि वैश्विक एजेंडा तय करने में भी भूमिका निभाना चाहता है। ये सब तो काफी सकारात्मक बातें हुई, लेकिन क्या इस पूरी रणनीति की कुछ मतलब आलोचनाएं भी होती हैं? हाँ बिल्कुल होती हैं। आलोचनाएं तो हर चीज की होती हैं। जैसे कि? पहली आलोचना तो यही है कि अमेरिका जैसी जो बड़ी ताकतें हैं वो व्यापार को दबाव की राजनीति का हथियार बना रही हैं। इससे WTO जैसे जो वैश्विक नियम आधारित संस्थान हैं वो कमजोर हो रहे हैं। हाँ, ये तो चिंता की बात है। बिल्कुल, जब बड़े देश ही नियम मानने को तैयार नहीं तो फिर छोटे देशों के लिए तो मुश्किल हो ही जाती है। और भारत के नजरिए से कोई आलोचना, मतलब भारत की रणनीति पर? हाँ, भारत को लेकर भी कुछ विश्लेषकों का मानना है कि वो जो GSP वाला मामला था जी, उसमें भारत का संयम शायद जरूरत से ज्यादा था। अच्छा, क्यों?
उनका तर्क है कि इससे शायद ये संकेत गया कि भारत दबाव में मतलब झुक सकता है और शायद थोड़ा और सख्त रवैया अपनाना चाहिए था। ये एक अलग नजरिया है। जी, हालांकि ये बहस का मुद्दा है कि उस वक्त संयम दिखाना बेहतर था या सख्ती दिखाना। तो फिर आगे का रास्ता क्या हो सकता है? इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, कुछ समाधान तो साफ नजर आते हैं। पहला तो ये कि व्यापार के लिए सिर्फ कुछ ही देशों पर निर्भरता कम की जाए, यानी डाइवर्सिफिकेशन। हाँ बिल्कुल, व्यापार में विविधता लाना, जैसे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, आसियान देश, मध्य एशिया, इन नए बाजारों पर और ज्यादा ध्यान देना। ठीक है। और दूसरा, अपने घरेलू उद्योग को मजबूत करना। जो PLI स्कीम है, मेक इन इंडिया है, हाँ, इन योजनाओं को जमीन पर मतलब असल में और प्रभावी ढंग से उतारना होगा, सिर्फ कागजों पर नहीं। सही बात है। और वैश्विक स्तर पर कुछ? वैश्विक स्तर पर जो ब्रिक्स और SCO जैसे गठबंधन है, जी, उन्हें सिर्फ राजनीतिक बातों से आगे ले जाकर असली आर्थिक सहयोग का मंच बनाना होगा, ताकि वो सच में एक वजनदार विकल्प बन सकें। और चौथा, जैसा हमने पहले भी बात की, रुपए में व्यापार और डिजिटल पेमेंट्स को और बढ़ावा देना, ताकि डॉलर पर निर्भरता धीरे धीरे कम हो सके। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो अमेरिका की ये जो टैरिफ नीति है या जो दुनिया बदल रही है, ये चुनौतियां तो हैं। हाँ, चुनौतियां तो हैं, लेकिन भारत के लिए एक तरह से ये मौका भी है अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का, अपनी विदेश नीति को और स्वतंत्र बनाने का और दुनिया में अपनी एक खास जगह बनाने का। बिल्कुल फैसले लेने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों को पहले रख रहा है। बिल्कुल सही कहा। और शायद यही स्वतंत्र सोच और अपने हितों को प्राथमिकता देना आज के बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी उभरती है क्या कि जिस तरह WTO जैसी पुरानी वैश्विक संस्थाएं कमजोर पड़ती दिख रही हैं, तो क्या भविष्य में भारत जैसे संतुलन साधने वाले देश ही नई विश्व व्यवस्था को आकार देंगे, या फिर इन पुरानी संस्थाओं को दोबारा प्रासंगिक बनाने का, उन्हें फिर से मजबूत करने का कोई रास्ता निकलेगा? ये वाकई एक अहम सवाल है। जी, ये सवाल आने वाले वक्त के लिए काफी अहम है और इसका जवाब देखना दिलचस्प होगा।